हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, बात आ चुकी है कि अब ये लास्ट लीप है जो हमें लेनी है। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये क्रैश कोर्स निकाला हुआ है। इसके अंदर आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल जाएंगे, जितना आपको पढ़ने की ज़रूरत है फॉर द नीट परस्पेक्टिव ओनली। इज दैट क्लियर? तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं हम यूनिट्स एंड डायमेंशन से। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है अनमोल कुमार, मैं फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप कर दीजिए। तो पहले हम बेसिकली यहाँ पर शुरू करने वाले हैं यूनिट्स से। तो आप लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में तो आप सब जानते होंगे, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फंडामेंटल यूनिट्स की। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज गॉडली फिजिकल क्वांटिटीज होती है जो हम ये बोल सकते हैं डिराइव्ड नहीं करी जा सकती, वो दूसरों को डिराइव करती है। तो कौन कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास हो जाती है? एक होती है हमारे पास लेंथ, एक होती है हमारे पास मास, एक होती है हमारे पास टाइम, एक होती है हमारे पास टेम्परेचर, एक होती है हमारे पास करंट, एक होती है हमारे पास इंटेंसिटी, एक होती है हमारे पास क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ऐसे हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें बात आ जाती है इन सब की यूनिट्स की, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यूनिट्स, तो यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ और सिर्फ हम एसआई यूनिट्स की बात कर रहे हैं, तो एसआई यूनिट्स में हमारे लेंथ की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या हो जाती है? वो होती है हमारे पास मीटर। मास की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है केजी, और टाइम की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है सेकंड। वहीं पर अगर हम बात करते हैं इनके सीजीएस यूनिट्स की, तो ये होती है सेंटीमीटर, ये होती है ग्राम, और ये होती है हमारे लिए सेकंड। इज दैट क्लियर? अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि इनकी रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, लेंथ को हम यहाँ पर एल सिंबल से दिखाते हैं, मास को हम एम सिंबल से दिखाते हैं, टाइम को हम टी सिंबल से दिखाते हैं, टेम्परेचर को हम थीटा सिंबल से दिखाते हैं, करंट को हम ए सिंबल से दिखाते हैं, इंटेंसिटी को हम सी डी कैंडेला से दिखाते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज मोल, उसे हम एम ओ एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या हो जाते हैं? हमारे सिंबल्स हो जाते हैं। क्या ये इंपॉर्टेंट है? नहीं। कभी पूछा जाए तो बताने के लिए हमें एटलीस्ट पता तो होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा क्या, फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे आते हैं। यहाँ पर हमारा टाइप 1 क्वेश्चन है जो कि मैं आपको करवाने वाला हूँ। टाइप 1 क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से पढ़िए कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स वी कैन नॉट एंटर इनटू द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज। इनमें से कौन सा ऐसा सेट है जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज नहीं कहलाया जा सकता? सबसे पहले तो बच्चों एक चीज ध्यान में रखना, अगर तुमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को देखा हो, जैसे हम बेसिक ले लेते हैं मास, लेंथ और टाइम। अब यहाँ पर कभी भी मास को हम लेंथ की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेंथ को टाइम की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, टाइम को मास की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, है ना। एक दूसरे को ये कभी भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हम इन्हें एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्या होता है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है। जैसे मान लो मैंने वेलोसिटी ले ली, तो हम उसे लिखते हैं ना, उसे हम क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, दैट इज लेंथ और टाइम के अंदर हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। फंडामेंटल को आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो इसमें से पूछा जा रहा है ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ऐसा कौन सा सेट है जिसे हम फंडामेंटल मान सकते हैं और फंडामेंटल नहीं मान सकते। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया जिसे फंडामेंटल नहीं माना जाएगा। तो बच्चों, इसको करने की एक बहुत ही बेसिक सी ट्रिक है। आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा जोड़ी है या फिर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर कोई भी एक क्वांटिटी किन्हीं दो क्वांटिटी के टर्म्स में आ रही है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर बता देता हूँ। मान लो मैंने यहाँ ऑप्शन नंबर 2 देखा। ऑप्शन नंबर 2 है मेरे पास लेंथ, टाइम और वेलोसिटी। वैसे तो हम यहाँ जानते हैं कि वेलोसिटी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता है, उसे किसी भी हाल में हम ये नहीं बोल सकते कि भैया आपको हम फंडामेंटल मान सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है तो हमें लेना पड़ेगा कि हमें मानना पड़ेगा ये फंडामेंटल है। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए, मैं इस वेलोसिटी को लेंथ अपॉन में टाइम में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, जबकि जो मेरी थ्योरी थी, थ्योरी ये बोलती है कि आप मास को लेंथ में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेंथ को टाइम में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, टाइम को मास में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अदरवाइज ये फंडामेंटल होंगे ही नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं वेलोसिटी को लेंथ और टाइम में एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ कंप्लीटली, दोनों के ऊपर, दोनों को लेकर। अगर सिर्फ किसी एक को लेकर मैं कर पाता तो चलो ठीक है, हम नेग्लेक्ट कर सकते थे, एक को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं।
लेकिन अगर दोनों के दोनों ही आ जाते हैं तो आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब जैसे मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, इसी के अंदर आप ऑप्शन नंबर 1 को ले लीजिए, लेंथ मास और वेलोसिटी को, लेंथ मास वेलोसिटी। अब जो मेरी वेलोसिटी है वो क्या होती है, लेंथ अपॉन में टाइम। उसके अंदर क्या मिसिंग है, उसके अंदर मास का फार्मूला मिसिंग है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो दिस ऑप्शन कैन बी या पॉसिबल ऑप्शन कि हम इसे मान लेते कि ये फंडामेंटल है, क्योंकि इसके अंदर एटलीस्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा जो लेंथ है और मेरी जो वेलोसिटी है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, एटलीस्ट एक के ऊपर तो डिपेंड नहीं कर रही ना। तो हम इसे मान सकते हैं कि ये फंडामेंटल सेट हो सकता है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, डी ऑप्शन तो हमारा फंडामेंटल सेट होगा ही होगा। सी ऑप्शन को देखें तो सी ऑप्शन के अंदर भी कुछ ऐसा ही मुझे देखने को मिलेगा। वेलोसिटी को मैं टाइम के में तो एक्सप्रेस कर सकता हूँ लेकिन मास में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। सिमिलरली मास टाइम और वेलोसिटी में एक्सप्रेस नहीं करा जा सकता। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा सेट है जिसे मैं फंडामेंटल नहीं ले सकता, वो है मेरा ऑप्शन नंबर बी। देन हमसे क्या कहा जा रहा है, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज, थर्मल कंडक्टिविटी की हमसे यूनिट पूछी जा रही है। हमें पता है, देखो इसे टाइप 2 क्वेश्चन कहते हैं। मतलब आपसे किसी भी बेसिक चीज़ की यूनिट पूछ लेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कूलम्स लॉ में परमिटिविटी की यूनिट्स पूछ लेगा, स्टीफन लॉ में स्टीफन कांस्टेंट की यूनिट्स पूछ लेगा। तो ये टाइप 2 का क्वेश्चन आ जाता है, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, तभी आप यूनिट्स निकाल पाएंगे। तो टाइप 2 किस पर है, फाइंडिंग द यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर कांस्टेंट या क्वांटिटी बाय बेसिक फॉर्मूला। ठीक है सर। अब यहाँ पर देखिए मैं लिख सकता हूँ डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। कंडक्शन में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए, जिसमें से इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आया डी क्यू बाई डी टी, माइनस को भूल जाइए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, डी टी अपॉन में डी एक्स। डी क्यू बाई डी टी ये हमारे पास क्या हो जाता है, एनर्जी, और ये हमारे पास क्या हो जाता है, टाइम। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम इज पावर विच इज वॉट। एरिया हमारे पास मीटर स्क्वायर हो जाएगा। डी टी बाई डी टी हम ये कह सकते हैं, देखो डी टी क्या होता है हमारे पास, केल्विन, ये क्या होता है, टेम्परेचर, और डी एक्स क्या होती है हमारी, लेंथ। तो टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ विच इज मीटर, तो मीटर से मीटर यहाँ कैंसिल कर दूंगा, तो वॉट पर मीटर पर केल्विन विल बी द आंसर। दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी की, आपको क्या बतानी है, यूनिट्स बतानी है। तो मुझे पता है फोर्स क्या होता है, फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये हो जाता है कूलम्ब, ये हो जाता है कूलम्ब क्योंकि चार्ज है, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। 1/4 पाई की अगर मैं बात करूँ, ये कांस्टेंट है, ये डायमेंशन लेस होता है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। फोर्स की यूनिट हमारे पास क्या हो जाती है, न्यूटन हो जाती है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर इंटू F1 अपॉन में 4 पाई, दैट इज कूलम्ब स्क्वायर अपॉन में मीटर स्क्वायर इनटू न्यूटन। तो कूलम्ब स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर विच इज ऑप्शन नंबर 3, दैट विल बी द कंप्लीट सॉल्यूशन। यूनिट्स याद है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको ड्राइव करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पर आपके लिए ड्राइव करा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस चीज़ की, डायमेंशंस की बात करते हैं, और डायमेंशंस में भी हम आपको सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशंस लिखवाएंगे, एमएलटी तो हम जानते ही हैं। तो यहाँ पर आप एक काम करिए, आप एक टेबल बना लीजिए, उस उससे हमारे को थोड़ा सा काम करना आसान पड़ जाएगा। तो मैं यहाँ पहले एक कलर ले लेता हूँ, ब्लैक कलर, एंड देन वी विल मेक अ टेबल। तो बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं यहाँ पर, तो मैं कुछ ही लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि ये तो एटलीस्ट आप याद रखिए, क्योंकि देखो मैं सिर्फ उतनी लिख रहा हूँ जितना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है यार, चलो यार इसे हटाते हैं। सिंपल सी बात है, सबसे पहले फोर्स पर आ जाओ। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ML T-2। दूसरा तुम आ जाओ एनर्जी पर, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ML² T-2। तीसरा डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास, क्या हो गया, फोर्स हो गया, एनर्जी हो गई, एप्सिलॉन नॉट अभी अभी हमने करा है, क्या हो जाता है M⁻⁻1 L⁻⁻3 T⁻4 और A⁻2। ए हमारे पास करंट है एम्पियर। अब तुम कहोगे सर मुझे तो ये याद नहीं होता, बताओ मैं कैसे याद रख लूँ, है ना। सुनो मेरी बात, अभी अभी तुमने फार्मूला निकाला है एप्सिलॉन नॉट का, कितना निकल कर आया, Q1 Q2 अपॉन में F इंटू आर स्क्वायर
इंटू 1/4 पाई। तुम चाहो तो इसी से अपना फॉर्मूला डिवाइस कर सकते हो। ये हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर अपॉन में न्यूटन अपॉन में आर स्क्वायर, दैट इज मीटर स्क्वायर। कूलम को मैं दिखा सकता हूँ किससे, ध्यान से देखना, करंट का मतलब होता है चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्यू अपॉन में टी। तो क्यू का फॉर्मूला आ जाएगा आई इंटू टी, दैट इज ए टी। तो हमारे पास ये आ गया ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में न्यूटन क्या होता है हमारे पास, न्यूटन का फॉर्मूला मतलब फोर्स का फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो एम एल टी माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय एल स्क्वायर। भाई मीटर का क्या हो जाएगा, एल, मीटर फॉर लेंथ, तो एल स्क्वायर। तो यहीं से हमने ये फॉर्मूला बना दिया आपका एम की पावर 1, एल की पावर -3, टी की पावर आपके पास कितनी आ जाएगी, नीचे है हमारे पास टी की पावर -2, ऊपर जाएगी तो +4, एंड ए की पावर हमारे पास स्क्वायर। तो बेसिक फॉर्मूला से आप ये फॉर्मूले बना सकते हो। सिमिलरली फोर्थ हमारे पास म्यू नॉट की वैल्यू आ जाती है, कितनी आ जाती है, एम एल टी -2 ए की पावर -2। इज दैट क्लियर। ये म्यू नॉट का फॉर्मूला है, परमिएबिलिटी का फॉर्मूला है आपका मैग्नेटिज्म से। ये कैसे निकाल सकते हैं आप लोग, ये फाइंड आउट करने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। P इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, P इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन में आर क्यूब, जहाँ पर डी एल हमारे पास लेंथ है, आर भी हमारे पास लेंथ है, आई हमारे पास करंट है, बी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का हमारे को मान लो पता होना चाहिए कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का जो डायमेंशन है कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर से हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आप ये चाहो तो वैसे बेसिकली रट सकते हो, और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको मान लो आपको म्यू नॉट का फॉर्मूला नहीं ध्यान आ रहा, आपको मैग्नेटिक फील्ड का भी फॉर्मूला ध्यान नहीं आ रहा, तो यार एटलीस्ट आप एक काम करना, आपको ये तो ध्यान है टी इज इक्वल टू 1 अपॉन में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये तो ई एम वेव में हमने पढ़ा था। आप बस एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला निकाल लो, और तो म्यू नॉट का फॉर्मूला आपके पास कितना निकल कर आ जाएगा, 1/c² एप्सिलॉन नॉट। सी का फॉर्मूला कितना होता है, एल टी की पावर -1, भाई वो वेलोसिटी है। और जो आपके पास क्या हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला आप निकाल सकते हो इजीली, देन या तो याद रख सकते हो, उसे यहाँ पर अपने पास रख देना, एंड यू विल गेट दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला विच आई हैव डिराइव्ड ओवर हियर। तो ये 4 फॉर्मूले मेरे पास आ गए जो मुझे याद रखने चाहिए। फिर इसके बाद हमसे और भी सारे फॉर्मूले पूछे जाते हैं, जैसे कि पहला है, ये चौथा हो गया था नहीं, तो ये पांचवा लिख लो आप लोग, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशनल, ठीक है, कांस्टेंट। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला ग्रेविटेशनल लॉ से ही निकल सकता है, अगर याद है तो आप लिख सकते हैं एम की पावर -1, एल की पावर होल क्यूब, टी की पावर -2। सिमिलरली छठवां फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख सकते हैं गैस कांस्टेंट का, मैं वही फॉर्मूले दे रहा हूँ जो कि आपको याद रखने हैं एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मतलब एग्जामिनर तो यहीं से आंसर दे सकता है। तो एम एल स्क्वायर टी -2 थीटा की पावर -1, थीटा टेम्परेचर को दिखाता है। सेवन्थ फॉर्मूला हमारे पास है बोल्ट्जमैन का, दैट इज एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 थीटा की पावर -1। फिर हमारे पास क्या है, आठवां फॉर्मूला प्लैंक्स कांस्टेंट का, इसकी वैल्यू हो जाती है एम एल स्क्वायर टी की पावर -1। देन नौवां फॉर्मूला होता है हमारे पास रिडबर्ग कांस्टेंट का, रिडबर्ग कांस्टेंट, इसका फॉर्मूला होता है एल की पावर -1। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर बच्चे से भूल जाते हैं। जैसा कि मैं कह रहा था कि मान लो अगर तुमसे कोई पूछता है कि भाई स्टीफान कांस्टेंट आप बताइए, ठीक है, स्टीफन बोल्टमैन कांस्टेंट, इसके बारे में बताइए, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप डायरेक्टली लिखिए P इक्वल टू सिग्मा ई ए टी की पावर 4, तो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी P अपॉन में ई ए टी की पावर 4। यहाँ पर से आप डायरेक्टली लिखेंगे, भाई पावर का मतलब होता है मेरे पास क्या, वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -क्यू, सिंपल एज दैट, ये पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। फिर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है, टू दी पावर 4 आ जाएगी, एरिया की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एल स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। इज दैट क्लियर। तो ये ओवरऑल आंसर अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर बन जाएगा एम थीटा की पावर, अब देखो यहाँ थीटा पहले आएगा या टी पहले आएगा, टी पहले आएगा, प्रीडोमिनेंट हो जाएगा यहाँ पर टी। तो हमारे पास आंसर कितना आया, एक सेकेंड, हाँ, एम टी की पावर -3 एंड थीटा की पावर -4। तुम सोच रहे होंगे यार मैंने इसके साथ क्या गुनाह करा है, इसके आंसर को मैंने क्यों नहीं लिखा, ये एमिसिविटी होती है, ये डायमेंशनलेस होती है, डायमेंशनलेस।
क्लियर, ये सब दिख रहा है? प्लीज़ आप ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये कुछ 9-10 फॉर्मूले ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ ही साथ वो तुमसे ये भी पूछ सकता है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये आप घर पे कर लेना, फॉर्मूला पढ़ोगे मैग्नेटाइजिंग फील्ड वगैरह का, आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जिसे हम एच से दिखाते हैं, याद होगा मैंने करवाया था। फॉर्मूला कितना हो जाता है हमारे पास, बी अपॉन में म्यू नॉट। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो ए एल की पावर -1 मैं इसे लिख सकता हूँ। एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है, क्योंकि बी की वैल्यू को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r अपॉन में क्या आ जाता है, म्यू नॉट आ जाता है, म्यू नॉट से म्यू नॉट कट जाता है, तो ये बेसिकली करंट अपॉन में r ऐसे आ जाता है। करंट का मतलब हमारे पास क्या हो जाता है a, और r का मतलब क्या हो जाता है l, तो a l पावर -1, l की पावर -1। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अपनी तरफ से यहाँ पर लिख दी है। फिर डायमेंशनल एनालिसिस में अगली जो चीज़ हमसे पूछी जाती है, या जिससे सबसे ज़्यादा सर्वाधिकली क्वेश्चन बनते हैं, वो हमारे पास क्या होती है, वो होती है भाई होमोजेनिटी प्रिंसिपल। क्लियर, तो होमोजेनिटी के ऊपर बहुत सारे हम लोगों से सवाल पूछे जाते हैं। आइए उन सवालों को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा ये मोटा कर दूं मैं पेन। होमोजेनिटी, आपको सिर्फ इतना याद रखना है होमोजेनिटी में कि भाई ये इक्वेशन की कंसिस्टेंसी को देखने के लिए हम यूज़ करते हैं कि भाई वो इक्वेशन सही है या नहीं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ। मैंने एग्जांपल लिखा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, है ना। वैसे तो तुम्हारे को पता चल गया होगा कि यार यहाँ पर ए मिसिंग है, ये इक्वेशन गलत है, लेकिन अगर मुझे चेक करना है कि मान लो ठीक है किसी ने ये इक्वेशन दी है, क्या ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है, ठीक है, चलने लायक है। अब पूरी अगर हम देखें कि भाई इक्वेशन करेक्ट है, तो ये नहीं बताती है, ये कंसिस्टेंट बताती है। क्या ये इक्वेशन काम करने के लायक है या नहीं? इज दैट क्लियर? इक्वेशन का बिल्कुल सही हो जाना एक बिल्कुल अलग बात हो जाती है। ये नहीं बता सकती कि क्या यही इक्वेशन है, क्या यही हमारा आंसर है। इसमें ये फेल हो जाता है अगर देखा जाए मेथड तो। होमोजेनिटी मेथड आपकी इक्वेशन की करेक्टनेस नहीं बताता, कंसिस्टेंसी बता सकता है। तो क्या ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं, ये होमोजेनिटी बताता है। तो आपको पता है होमोजेनिटी के हिसाब से क्या होता है कि भाई जो हमारी यहाँ पर हम जितनी टर्म्स हमारे पास लिखी है उसे टर्म्स में बांट लेते हैं। ये मेरी फर्स्ट टर्म होती है, ये मेरी सेकंड टर्म होती है, ये मेरी थर्ड टर्म होती है। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि अगर डायमेंशन या फिर कह लो यूनिट ऑफ द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ द सेकंड टर्म इज इक्वल टू डायमेंशन एंड द यूनिट ऑफ थर्ड टर्म, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या हो जाती है, वो कंसिस्टेंट इक्वेशन हो जाती है। तो अब यहाँ पर मुझे पता चल रहा है भाई मेरे पास यहाँ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर में मेरे इसकी जो डायमेंशन है वो लेंथ या कह लो मीटर के बराबर है। मैं इसे डायरेक्टली लिख दूंगा, अभी तो मैं डायमेंशन लिख रहा हूँ, आप यूनिट्स भी चेकआउट कर सकते हैं। जैसे अगर यूनिट चेकआउट करनी है किसी को तो वो लिख सकता है कि भाई इसका यूनिट है मीटर, इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड, और इसका यूनिट है सेकंड। ऐसी टी स्क्वायर का यूनिट है सेकंड स्क्वायर, ये डायमेंशन लेस होता है तो इसका कोई यूनिट नहीं है। सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो इसकी यूनिट भी मीटर आ गई, इसकी यूनिट भी मीटर आ गई, लेकिन इसकी यूनिट सेकंड स्क्वायर आ गई। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इक्वेशन हमारी कंसिस्टेंट नहीं है, ये इक्वेशन नहीं हम चूज कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हमने मान लो इसको देखा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इस केस के अंदर हम जानते हैं इसकी यूनिट भी मीटर है, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड है, इसकी यूनिट सेकंड है, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और इसकी यूनिट सेकंड स्क्वायर है। हम जब भी इन तीनों के डायमेंशन को चेक करेंगे तो पहले का डायमेंशन हमारे पास मीटर आ गया, दूसरे का भी मीटर, और तीसरे का भी मीटर आ गया। तो ये इक्वेशन हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन हमारी क्या है, कंसिस्टेंट है। भाई सबके डायमेंशन मिलने चाहिए, सबके यूनिट्स मिलने चाहिए। ये हमारे पास हो जाती है क्या, इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी, या कह लो होमोजेनिटी प्रिंसिपल बेसिकली। ठीक है, जो भी इक्वेशन इसको फॉलो करेगी तो हम कहेंगे कि भाई वो इक्वेशन हमारे लिए क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है कि अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर फोर्स एफ है ना, देर इज अ फोर्स एफ, एक्सेलरेशन ए एंड टाइम टी, दीज आर चूजन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो आप सोच रहे होंगे यार मैं इसे फंडामेंटल क्यों मान लूँ, मैं इसे फंडामेंटल कैसे मान लूँ।
हमें इसे फंडामेंटल मानना है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है, हम उससे सवाल नहीं पूछ सकते। तो ये तीनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हो गई हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि वी हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी इन द टर्म्स ऑफ एफ ए एंड टी। इसको करने का एक बहुत ही लंबा चौड़ा मेथड है, मैं उस पर नहीं आना चाहता। मैं आपको डायरेक्टली फिर से एक और ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। आपको जितने भी ऑप्शंस यहाँ पर दिए जा रहे हैं, आपको करना क्या है, हर एक ऑप्शन को चेक करना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो डायमेंशन ऑफ एनर्जी आपको दे दे, बस इतना सा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान लो मैं एक ऑप्शन चूज कर लेता हूँ, मैं चूज करता हूँ ऑप्शन नंबर बी को, मैं इसको चूज कर लेता हूँ। अगर इसने मुझे डायमेंशन ऑफ एनर्जी दे दिया, एनर्जी का डायमेंशन कितना होता है, एनर्जी का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अगर इस ऑप्शन ने मुझे एनर्जी का डायमेंशन दे दिया तो मैं ये मान लूंगा कि ठीक है, ये ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो फोर्स का डायमेंशन है एम एल टी माइनस टू, एक्सेलरेशन का डायमेंशन है एल टी माइनस टू, एंड टी स्क्वायर का डायमेंशन है टी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू आंसर आ जाएगा, विच इज़ द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। तो हम ये कह सकते हैं ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो जाएंगे, ये आप चेक कर सकते हैं। तो मैंने आपको ट्रिक दे दी है, आप इसका जब चाहे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि भाई जैसे कि यहाँ पर हमारे पास पेज खाली है ना, यहीं पर हम लिख देते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे को कभी कोई फंक्शन दे दिया, साइन ऑफ ए टी ई टू द पावर बी एक्स, है ना, या लॉग ए एक्स प्लस डी, ऐसा कुछ दे दिया। तो ध्यान रखना, इनके जो आर्ग्यूमेंट होंगे, आर्ग्यूमेंट का मतलब आप जानते हो किसी भी फंक्शन का इनपुट, ये इसकी बात कर रहा हूँ, ये आर्ग्यूमेंट कहलाते हैं। ये जो फंक्शन के इनपुट होंगे, ध्यान आपको बस इतना रखना है, ये सब के सब डायमेंशनलेस होंगे। क्या होंगे ये? डायमेंशनलेस। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक, कोई भी लोगैथमिक या एंटी लोगैथमिक, ठीक है। जैसे ये भी आपका क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस हो जाएगा। बी एक्स का जो डायमेंशन आएगा ओवरऑल वो नहीं आना चाहिए, एम की पावर जीरो, एल की पावर जीरो, टी की पावर जीरो होना चाहिए। इसका जो डायमेंशन आना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस होना चाहिए। देखो मैं एक क्वेश्चन तुम्हारे को बता देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल हमसे कहा गया कि द एग्जाम्पल इज कि साइन ए एक्स प्लस टी, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए का डायमेंशन आपको बताना है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए। मुझे पता है ए एक्स प्लस टी एक डायमेंशनलेस वैल्यू है, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। और मुझे ये भी पता है जो ए एक्स का डायमेंशन होगा वही हमारा टी का डायमेंशन भी होना चाहिए, और वही हमारा ये वाला डायमेंशन भी होना चाहिए। खैर यहाँ तो मैंने एक छोटी सी चीज़, यहाँ पर एक चीज़ मैं लिखना भूल गया, मुझे यहाँ पर मार्क करना चाहिए बी, है ना। तो बी, तो यहाँ पर इन तीनों को, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि हर एक इक्वेशन, मतलब हर एक टर्म जो मैंने यहाँ पर लिखी है, मतलब ए एक्स भी बी टी भी, ये दोनों डायमेंशनलेस होनी चाहिए। देखो ए एक्स का डायमेंशन वही होना चाहिए जो बी टी का होना चाहिए, और बी टी का डायमेंशन वही होना चाहिए जो हमने यहाँ पर प्रूव करा है कि भाई कोई भी लोगैथमिक, एंटी लोगैथमिक या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक जब हम फंक्शन लेंगे तो उनके आर्गुमेंट डायमेंशनलेस होते हैं। तो हमसे पूछा गया कि डायमेंशन ऑफ ए बताओ, साथ ही साथ डायमेंशन ऑफ बी बताओ। तो ये एक्स मान लो हमारे पास क्या है, लेंथ है, और टी हमारे पास क्या है, टाइम है। तो हम ये बोलेंगे कि ए एक्स की वैल्यू तो डायमेंशनलेस होनी चाहिए, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम जीरो एल जीरो टी जीरो अपॉन में एक्स। एक्स का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ के बराबर होता है। तो हमारे पास ए का वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगा, एम जीरो एल जीरो टी जीरो अपॉन में एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है, लेंथ, तो हम यहाँ लिख देंगे लेंथ। तो लेंथ इनवर्स विल बी द डायमेंशन ऑफ ए। अब आप एक काम करिए, आप बी टी के निकालिए, है ना बेटा, आप किसके लिए निकालिए, बी टी के लिए आप निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं एक और यहाँ पर स्लाइड ले लेता हूँ, जैसे आपने लिखा बी टी का भी डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा, क्योंकि होमोजेनिटी है, कंसिस्टेंसी है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम जीरो एल जीरो टी जीरो अपॉन में टी। तो टी क्या होता है हमारे पास, कैपिटल टी से हम दिखाते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, टी इनवर्स। तो बी का डायमेंशन कितना हो गया, टी इनवर्स, और एक्स का डायमेंशन क्या हो गया हमारे पास, एल इनवर्स। ये हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पर करेंगे। एक और सिमिलर क्वेश्चन है जैसा कि आपने पहले देखा।
तो मुझे फटाफट से बताइए कि भाई ये वाला जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसके अंदर मैंने आपसे ये बोला, दिख रहा है ना क्वेश्चन? हाँ दिख रहा है भाई। इसमें मैंने आपसे ये बोला अगर मेरे पास ई वी और टी ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा सरफेस टेंशन का वो क्या होगा, है ना, इन द टर्म्स ऑफ ई वी एंड टी। तो यहाँ हमें पता है कि भाई जो सरफेस टेंशन होती है वो होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ, एम एल स्क्वायर, नहीं नहीं सॉरी, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू अपॉन में एल। अब एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा एम टी माइनस टू। तो जो सरफेस टेंशन का डायमेंशन है, इनमें से कोई भी ऑप्शन अगर वो डायमेंशन हमारे को दे देगा तो हम उसे चूज कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने उड़ता तीर मार दिया, ऐसी अंदाजा लगा दिया कि भाई मेरा ऑप्शन सी होना चाहिए, गेस वर्क। वैसे तो आपको चारों को चेक करना पड़ेगा, हार्डली 1 मिनट लगेगा। जैसे मान लो मैंने सी ले लिया, ठीक है, तो ई वी की पावर माइनस टू टी की पावर माइनस टू, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये हमारे पास क्या है, वी वेलोसिटी है, एल टी की पावर माइनस वन का माइनस टू। एंड यहाँ पर क्या दे रखा है, टी स्क्वायर दे रखा है, टी की पावर माइनस टू। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, एल की पावर माइनस टू, टी की पावर टू एंड टी की पावर माइनस टू। तो यहाँ से इसे हम कैंसिल आउट कर देंगे। अब एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, एम इंटू टी की पावर माइनस टू, दैट विल बी द कंप्लीट सॉल्यूशन। तो हम ये बोल सकते हैं यार ये दोनों डायमेंशन तो हमारे क्या आ रहे हैं, सेम निकल कर आ रहे हैं, मतलब यही हमारा एक लौता क्या होगा, चूजिंग ऑप्शन होगा जो हम चूज कर सकते हैं। बाकी किसी भी ऑप्शन को अगर आप निकाल कर देखेंगे आपका आंसर नहीं आने वाला, गलत ही आएगा। इज दैट क्लियर? तो ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, आप लोग आराम से कर लीजिएगा, अब आप लोगों से ये क्वेश्चन लगने लग जाएंगे। ठीक है, आप एक बार करिए इस क्वेश्चन को, लिखिए कमेंट सेक्शन में कि हिट एंड ट्राई मेथड से मेरा आंसर आ चुका है। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है मुझे फटाफट से बताइए। अब यहाँ पर मैंने टाइप 2 का क्वेश्चन देखा, क्या कह रहा है, इफ द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय एम की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर सी, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। यहाँ पर आपको क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन में अलग अलग क्वांटिटीज दे दी जाएंगी। बेसिकली एक्सपेक्ट करेगा कि आपको इन सबके डायमेंशनल फॉर्मूले याद हो, तो एक जैसे हमारे पास यहाँ पर 4 पार्ट्स हो जाएंगे क्वेश्चन के। अब इसने कहा प्रेशर, मैंने आपको पहले ही बोला है प्रेशर मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूले में से एक है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया विच इज एम एल टी माइनस टू अपॉन में एल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू एम एल माइनस वन टी माइनस टू। अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ एम की पावर ए, एल की पावर बी और टी की पावर सी से, तो ए की पावर यहाँ पर प्लस वन, बी की वैल्यू यहाँ पर माइनस वन और सी की वैल्यू यहाँ पर माइनस टू आ रही है। तो अगर मैं ऑप्शंस के अंदर चेक करूँ, ए की वन, बी की माइनस वन और सी की क्या आ रही है मेरे पास माइनस टू आ रही है, तो मतलब यहाँ पर जो पावर्स लिखी है, अगर मैं यह पावर्स यहाँ पर चढ़ा दूंगा तो मेरे पास किसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनकर आ जाएगा, प्रेशर का आ जाएगा। वहीं पर अगर मान लो मैं वेलोसिटी के लिए यहाँ पर चेक करता हूँ, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एल टी की पावर माइनस वन। अगर मैं यहाँ पर कंपेयर करता हूँ, क्योंकि यहाँ एम की पावर कुछ भी नहीं है, यहाँ वन है ना, एल टी की पावर माइनस वन, एम की तो कोई पावर नहीं है, तो हम उसकी पावर जीरो चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि ए की वैल्यू जीरो आ रही है। साथ ही साथ मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर बी की वैल्यू वन के बराबर आ रही है, और साथ ही साथ मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पर सी की वैल्यू माइनस वन के बराबर आ रही है, जो कि बिल्कुल गलत दे रखा है। ए की वैल्यू वन के बराबर दे रखी है, बी की वैल्यू जीरो के बराबर, जबकि बी की वैल्यू वन के बराबर आ रही है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऐसी और भी ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे, यू कैन चेक इट आउट। नेक्स्ट हमसे क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि इसे हैंडल कैसे करना है। हमसे ये बोला जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग फाइव फिजिकल क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशन, इनमें से किस किस के डायमेंशन सेम है। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो आंसर कितना आएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, क्या होती है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, इसका डायमेंशन होता है एम जीरो एल जीरो टी जीरो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये भी डायमेंशनलेस होता है, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। यंग्स मॉडुलस हमारे पास इसका डायमेंशन सेम एज दैट ऑफ द प्रेशर होता है, विच इज नथिंग बट इट इज एम एल माइनस वन टी माइनस टू।
मैग्नेटिक फील्ड आप होमवर्क करिएगा, ये आप निकाल सकते हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, मगर फिर भी मैं आपको यहाँ पर आंसर लगवा देता हूँ। हमें पता है यहाँ पर इन दोनों का डायमेंशन सेम बैठ रहा है और इन दोनों का डायमेंशन सेम बैठ रहा है। कहने का मतलब है ऑप्शंस में या तो 1 और 4 आना चाहिए या फिर 2 और 3 आना चाहिए। देखो कहीं भी 2 और 3 नहीं है, 1 और 4 यहाँ पर है, तो हम इस ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे। अब बाकी को चेक करते रहना, याद रखना प्लीज मैग्नेटिक फील्ड का आंसर आपको पता होना चाहिए। मैं बस यहाँ पर लिख कर छोड़ रहा हूँ, बाय एनी फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर थिंग। वो आपके ऊपर है कि आप पूरे फिजिक्स में से कौन सा ऐसा फॉर्मूला उठाते हैं जो आपको याद है और जो मैग्नेटिक फील्ड का आंसर आपको निकाल कर दे दे, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको निकाल कर दे दे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हैव द सेम डायमेंशन, इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जिसका डायमेंशन हमारे लिए सेम होने वाला है। जैसे अगर मैं पहले पेयर को चूज करता हूँ फोर्स और टॉर्क को, तो फोर्स का मतलब हमारे पास क्या हो जाता है M L T - 2। लेकिन टॉर्क का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है R×F। आर हो गया हमारे पास एल के बराबर और ये हो गया हमारे पास M L T - 2। दैट इज टॉर्क का डायमेंशन हो जाएगा ML² T - 2। तो ये तो हमारा गलत हो गया। और दूसरे पे मैं बढ़ता हूँ तो वर्क और एनर्जी। अब वर्क एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही होती है, तो ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजन दोनों के डायमेंशन हमारे सेम होने वाले हैं। दोनों की यूनिट्स भी सेम होती है जूल। तो हम ये बोल देंगे कि भाई इन दोनों का सेम है। अगर आप निकालेंगे तो आपके पास आंसर आएगा ML² T - 2, सिंपल एज दैट। बाकी हमारे नहीं होने वाले, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, वो आपके अपने ऊपर है। द रेशो ऑफ डायमेंशंस ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट टू दैट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन इनमें से किस क्वांटिटी के डायमेंशन से मिल रहा है। अब मुझे नहीं पता, मान लो प्लैंक्स कांस्टेंट का मैं भूल चुका हूँ फार्मूला, तो E = H न्यू से मैं इसका डायमेंशन निकाल सकता हूँ E अपॉन में न्यू लिखकर। तो E अपॉन में न्यू अपॉन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला mr²। एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है ML² T - 2 अपॉन में न्यू। न्यू क्या होता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, तो टी इनवर्स इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाता है कैपिटल M, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है L²। तो यहाँ पर मैं अगर आंसर निकालता हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा T⁻⁻1। तो ये आंसर किसके बराबर है, ये तो फ्रीक्वेंसी के बराबर है। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो किसके इक्वल आ रहा है, फ्रीक्वेंसी के इक्वल आ रहा है। देन हमसे क्या कहा जा रहा है, द फोर्स F ऑन द स्पेयर ऑफ रेडियस R विच इज मूविंग इन द मीडियम विद वेलोसिटी V इज फाइंड इट आउट बाय दिस, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ईटा। तो उसने स्ट्रोक्स फॉर्मूला आपको ऐसे ही दे दिया, बस आपसे कह रहा है ये जो ईटा है इसके बारे में बताइए, इसका डायमेंशन क्या होगा। मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूँ 6πRV। अब ये जो V हमने यहाँ पर लिखा है ये टर्मिनल वेलोसिटी होता है, उसने वैसे दे रखा है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला LT - 1 हो जाएगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला L हो जाएगा। ये दोनों हमारे पास डायमेंशन लेस हो जाएंगे, डायमेंशन लेस। और ये हमारे पास फोर्स हो जाएगी विच इज़ ML T - 2। तो यहाँ पर कोई मुझे बता सकता है इस केस के अंदर मेरे पास ईटा का फॉर्मूला कितना बनकर आ रहा है। तो ये आ जाएगा M⁻1 L⁻−1 एंड T⁻, मेरे पास -1, विच इज ऑप्शन नंबर डी, दैट विल बी द करेक्ट सोल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये होमोजेनिटी के ऊपर क्वेश्चन आ गया कि भाई होमोजेनिटी होती है तो उस केस के अंदर हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसने हमसे पूछा A B और C इन तीनों के डायमेंशंस हमें बताने हैं। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। हमारे को इक्वेशन दे रखी है V = AT+B/T+C। ध्यान में रखिएगा वही चीज़ें ऐड और सब्सट्रैक्ट हो सकती है जिनका डायमेंशन सेम होता है। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ T+C, इसका मतलब है दिस मीन्स T एंड C बोथ हैव सेम डायमेंशन। टी और सी का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अब टी हमारे पास क्या है, टी तो हमारे पास टाइम है, तो सी का डायमेंशन भी टी के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे सी का डायमेंशन टी के बराबर है। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकंड टर्म है, और ओवरऑल बी अपॉन में T+C अगर मैं यहाँ पर देखूँ ये पूरी की पूरी हमारी थर्ड टर्म है। ठीक है, तो इसे हम थर्ड टर्म के तौर पे ले लेते हैं, थोड़ा डार्क कलर यूज़ करेंगे। ये हमारी थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म। ठीक है सर, तो मैंने यहाँ पर बोला वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1। तो हम ये बोलेंगे भाई AT का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो LT-1 होना चाहिए। मुझे A का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो T का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो जाएगा, T के बराबर। तो A का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो जाएगा, LT-2।
तो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला LT-2 निकल कर आया। अब बात आ रही है हमारे लिए कि भाई बी की वैल्यू हम कैसे निकालें। मुझे पता है बी अपॉन में टी प्लस सी का डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म के डायमेंशन फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म जैसे ही होने चाहिए। लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास बच्चों जब भी ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दे दिया जाता है तो ध्यान में रखना है, जो ये डिनोमिनेटर है जहाँ ये प्लस माइनस चल रहा है, इसका जो ओवरऑल डायमेंशन होगा वो क्या होगा, टी के बराबर होगा। भाई टाइम का तो टी के बराबर है और सी का हमने देखा वो भी टी के बराबर है, तो वो 2t नहीं लिख सकते हम, उसे हमें कॉमन लेना पड़ेगा कि भाई नीचे का जो डायमेंशन है ओवरऑल टी के बराबर आ रहा है। तो b अपॉन में टी इक्वल टू LT-1, तो b की वैल्यू आ जाएगी LT⁻0। तो b का डायमेंशन l के बराबर हो गया। दैट इज ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन हमें करना है। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि ए का डायमेंशन बताओ, हमसे पूछ रहा है बी का डायमेंशन बताओ, ए और बी का डायमेंशन। हमें पता है हमारे को इक्वेशन दे रखी है पी ए अपॉन में v² दैट विल बी इक्वल टू बी थीटा अपॉन में v। सिर्फ वही लोग ऐड और सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं जिनका डायमेंशन आपस में एक बराबर होता है। तो हमें पता है P तो प्रेशर है, तो डायमेंशन है ml-1 T-2। तो इसका डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगा, इस वाली क्वांटिटी के बराबर हो जाएगा, विच इज A अपॉन में v²। और ये v क्या है हमारे पास, वॉल्यूम। तो A अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाता है L3। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ml-1 प्लस 3 ml² T-2। ml², जब ये इस तरफ चला जाएगा तो हमारे पास, और तो अच्छा देखो यहाँ तो स्क्वायर हो रहा है, गलती से मैं स्क्वायर करना भूल गया। तो ये 3×2=6 हो जाएगा, 3×2=6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5। तो ये हमारे पास आंसर कितना आएगा, 5। तो ml⁵ T⁻², दैट इज हमारे पास ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ml⁵ T⁻²। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट सोल्यूशन आ जाएगा। अच्छा अब आप निकालना चाहते हैं मान लो बी का, तो p प्लस ए अपॉन में v² दैट विल बी इक्वल टू बी थीटा अपॉन में v। हमें पता है इस ओवरऑल टर्म का जो डायमेंशन है वो प्रेशर के बराबर है, ml-1 T-2 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब थीटा का तो डायमेंशनल फॉर्मूला ही थीटा होता है, क्योंकि वो टेम्परेचर को दिखा रहा है, हमारे किसको दिखा रहा है, टेम्परेचर को। और v क्या हो जाती है हमारे पास, वॉल्यूम, दैट इज L3। तो हम यहाँ लिखेंगे ml-1 T-2 मल्टीप्लाइड बाय L3 अपॉन में थीटा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ml⁻+2 T⁻−2 एंड थीटा की पावर -1 दैट विल बी द डायमेंशन ऑफ बी। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बी का डायमेंशन निकल कर आ जाएगा। सिंपल एज दैट। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप होमवर्क ले लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है। तो CBSE AIPMT का 1993 का क्वेश्चन है, डायमेंशन ऑफ ईटा आपको निकालने हैं। अब मैंने आपको सिखा दिया 2 क्वेश्चन, अब आप ये क्वेश्चन अपने आप बना सकते हैं और इवेलुएट कर सकते हैं। अगेन सेम क्वेश्चन है हमारे पास। अगर प्रेशर रेडिएशन, हमें क्या दे रखा है, देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोल रहा है कि वी आर गिवन विद P एज प्रेशर रेडिएशन, C रिप्रेजेंट द स्पीड एंड S रिप्रेजेंट द रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। वी हैव टू फाइंड the zero integers, non-zero integer x, y, z such that px, sy and scz are dimensionless। तो p की पावर s, x की पावर y एंड c की पावर हमारी z, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो हमें यहाँ पर x, y, z की वैल्यू निकालनी है। p हमारे पास क्या है, इट रिप्रेजेंट द रेडिएशन प्रेशर। ये क्या बता रहा है हमारे को, p इज नथिंग बट इट इज रेडिएशन प्रेशर। किसी को पी के बारे में याद है क्या होता है रेडिएशन प्रेशर हमारे पास, मैं इसका एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, I/C। तुमने पढ़ा होगा एब्जॉर्प्टिव केस में 2I/C हमारे पास रिफ्लेक्टिव केस में हो जाता है। I हमारे पास क्या होती है, इंटेंसिटी हो जाती है। I क्या हो जाती है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब हमारे पास क्या हो जाता है, इंटेंसिटी का मतलब होता है जो पावर गिर रही है, जो पावर गिर रही है पर यूनिट एरिया, या फिर एनर्जी जो गिर रही है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, उसे हम इंटेंसिटी कहते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला ml² T-2, टाइम का फॉर्मूला T और एरिया का फॉर्मूला L²। सिंपल एज दैट। भाई एरिया लेंथ इनटू लेंथ होता है ना, तो यहाँ से L² से L² में कैंसिल आउट कर सकता हूँ, T की पावर -3 आ जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ
ये हो गया एम टी की पावर -3 अपॉन में सी एल टी -1, तो ये हो जाएगा एम एल -1 टी की पावर -2। ये आ जाएगा हमारे पास इस रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला। तो मैं एक अलग पेज नहीं, अलग पेज लेने की क्या ज़रूरत है, बहुत जगह है यार। इसका वैल्यू लिखूंगा एम एल -1 टी की पावर -2। अब मेरे पास बात आ रही है इसकी, इसे हमने क्या कहा, एस। एस क्या है हमारे पास, रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड, सेम यही है, ये इंटेंसिटी ही है। तो अभी हमने देखा कि भाई इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या निकल कर आ रहा था, इंटेंसिटी का फॉर्मूला एम टी -3 ये निकल कर आ रहा था, और इसकी पावर वाई, है ना। और स्पीड ऑफ लाइट तो सभी जानते हैं यार, इसे तो कौन नहीं पहचानता, इसकी पावर जेड। अब यहाँ पर अगर मैं सही से लिखूँ, एक सेकेंड, इसको अगर मैं सही से लिखूँ, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यार। ध्यान से देखना, एम एल -1 टी की पावर -2 एक्स, एम टी की पावर -3 वाई, एंड एल टी की पावर -1 जेड, इसका M0 L0 T0 दिख रहा है। अब देखो, m की पावर x, जो जो पावर्स है वो कॉमन ले लेना। जैसे m की पावर यहाँ पर क्या है x, m की पावर यहाँ पर क्या है y, m की पावर यहाँ पर क्या है 0। भाई m यहाँ है ही नहीं, तो उसकी पावर क्या थी, 0, तो z नहीं आएगा। ऐसी l को ले लिया मैंने, -1 × x -x। अब यहाँ पर तो l गायब है, तो उसकी पावर 0 है, तो यहाँ के लिए 0 लिख दिया। जहाँ जो चीज़ गायब हो उसकी वहाँ पावर 0 है, तो उसे हमें एकोमोडेट नहीं करना, क्योंकि अगर मैं 0 को y से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 ही आएगा, तो ऐड भी 0 ही होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ एम एल टी हर एक टर्म में से ध्यान दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पर से m को स्नैच आउट कर लिया, यहाँ से कर लिया, और अब यहाँ से करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ। अब जैसे लेंथ यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे पास, थर्ड टर्म में z मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये आ जाएगा। अब बात आई टाइम की, x मल्टीप्लाई हुआ -2 से, y मल्टीप्लाई हुआ हमारे -3 से, तो -2x -3y, और z मल्टीप्लाई हुआ यहाँ -1 से, इक्वल टू m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 0। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। अब हमें सिंपल सा क्या करना है, यहाँ कंपेयर कर देना है। जैसे पहले मैंने यहाँ पर क्या करा, x और y को 0 से कंपेयर, m मतलब जिसकी पावर हो उसको कंपेयर करो। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई, 0। दूसरी इक्वेशन से -x प्लस जेड की वैल्यू 0 आई, और जो तीसरी इक्वेशन है उससे मुझे पता चला -2x -3y -z, इसकी वैल्यू 0 के बराबर आई। ये मेरे पास पहली इक्वेशन, ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन, ये मेरे पास तीसरी इक्वेशन। अब इन तीनों इक्वेशनों को मुझे सॉल्व करना है। अब मैं सॉल्व भी कैसे करूं, यहाँ पर से मैं सीधा ऑप्शन सी डायरेक्टली देख सकता हूँ। मैं हिट एंड ट्राई करके भी ये आंसर निकाल सकता हूँ कि भाई यहाँ पर मेरा कौन सा ऑप्शन कहाँ पर लगता रहेगा। जैसे जैसे लगता रहेगा उस हिसाब से हम चेक करते रहेंगे। ठीक है, या फिर आप मैनुअली सॉल्व कर सकते हैं कि भाई जैसे मान लो सेकंड इक्वेशन जो हमारे को दे रखी है उससे वैल्यू निकाल ली। तो जो बच्चे हिट एंड ट्राई करना चाहते हैं उनके लिए मैं हिट एंड ट्राई के मेथड से बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू द हिट एंड ट्राई मेथड आपको यहाँ पर क्या करना है, मान लो कोई ऑप्शन चूज कर लेना है जो कि इन तीनों इक्वेशनों को सॉल्व करता रहे। जैसे मान लो मैंने ऑप्शन नंबर सी चूज कर लिया। अब मैंने अगर x की वैल्यू 1 लगाई तो y की वैल्यू -1 लगानी पड़ेगी इस ऑप्शन के हिसाब से, है ना। इस ऑप्शन के हिसाब से अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -1 होनी चाहिए। और हमारी पहली इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे, x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो इसके हिसाब से अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ लगाऊंगा, +1 -1, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। तो हम ये मान सकते हैं चलो ये इक्वेशन है, हो सकती है। और z की वैल्यू हमारे पास कितनी है, +1 के बराबर। अब एक्स वाई जेड को अगर तुम इक्वेशन नंबर 3 में लगा दो तो इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी 2 × 1 -3 × -1, एंड देन वी आर हैविंग z इक्वल टू 1। तो यहाँ पर भी आंसर 0 इक्वल टू 0 आएगा। तो मैं प्रोमिनेंटली कह सकता हूँ कि यही मेरी सही इक्वेशन होगी। जो बच्चे यहाँ पर वैल्यूज से आंसर निकालना चाहते हैं वो वैल्यूज से आंसर निकाल लीजिएगा। आपने लिखा x प्लस वाई की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -y के बराबर। अब इस इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से कंपेयर करो। दूसरी इक्वेशन में z की वैल्यू x के बराबर आ रही है। हमने लिखा ना -x प्लस जेड इक्वल टू 0 इन द सेकेंड इक्वेशन, तो x की वैल्यू z के बराबर आ गई। तीसरी इक्वेशन को देखो, -2x -3y एंड -z, ये थी मेरे पास तीसरी इक्वेशन। इसके अंदर आप एक काम करो, ये सारी वैल्यूज लगा दो। x की तो एज इट इज रहने दो,
y की वैल्यू लगा दो -x, z की वैल्यू लगा दो x, इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। और तो कुछ नहीं बच रहा था यहाँ पर, ये सब डायमेंशन लेस था, हाँ सब कुछ डायमेंशन लेस था। ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर क्या करा, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 0, तो y की वैल्यू भी हमारी 0 और z की वैल्यू भी हमारी क्या आ गई 0 आ गई। तो एक्चुअली में अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो हम किसी भी चीज़ को क्या है कंपेयर कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर अगर हम 0 रख रहे हैं ओनली देन ओनली वी कैन सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो रहा है, बेसिकली मुझे ये देखने पर पता चल रहा है कि क्योंकि ये तीनों इक्वेशन और 0 के बराबर हैं, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर कई सारे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो इस केस के अंदर अगर मेरे पास कई सारे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आते तो एक सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर निकाल लिया 0 0 0 विच इज द मोस्ट प्रोमिनेंट सॉल्यूशन बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। बट व्हाट विल हैपन ओवर हियर इज बिकॉज देयर आर मोर देन वन सॉल्यूशन, हम यहाँ पर हिट एंड ट्राई का ही यूज कर पाएंगे, और यही हमारे पास आप कह सकते हैं एक लास्ट ऑप्शन बच रहा है अपना आंसर निकालने के लिए। तो हिट एंड ट्राई का यूज करा तो हमारे को सी ऑप्शन मिला। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। इसमें हमें हिट एंड ट्राई लगाना ही पड़ेगा, चाहे हमारे को लगाना आता हो या ना आता हो। वैसे लगाना आता है, बस एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें सेटिस्फाई कर देनी है इक्वेशन निकालने के बाद। ये बात क्लियर है। तो आपने देखा मैंने नॉर्मल मेथड भी लगाया, लेकिन उससे आंसर 0 0 0 आ रहा है, क्योंकि फॉर ऑब्वियस रीजन तीनों इक्वेशनों का आंसर 0 है, तो देयर आर मोर देन वन सॉल्यूशंस पॉसिबल इस केस के अंदर। तो यहाँ पर से हमें एक प्रोमिनेंट सॉल्यूशन देख लेना था, गेस वर्क से हमने देखा कि वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनल कांस्टेंट, इसमें से कौन सा डायमेंशनल कांस्टेंट है। पहले वाला डायमेंशनलेस है, दूसरे वाला भी डायमेंशनलेस है, और तीसरे वाला भी डायमेंशनलेस है। भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, साइन आई अपॉन में साइन आर, है ना। ये तो डायमेंशनलेस हो गया, क्योंकि ऊपर साइन आई है, साइन साइन ई टू दी पावर समथिंग, या फिर कह लो लॉग, इन सब का कोई डायमेंशन नहीं होता। तो ऊपर भी डायमेंशनलेस, नीचे भी डायमेंशनलेस, तो ये खुद डायमेंशनलेस हो गया। पॉइजन रेशो की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या होता है, माइनस डेल्टा डी अपॉन में डी अपॉन में डेल्टा एल अपॉन में एल, चेंज इन द ट्रांसवर्स डायमेंशन इक्वल टू चेंज अपॉन में चेंज इन द लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन। ये हो जाता है पॉइजन रेशो। अब यहाँ पर भी ये लेंथ अपॉन में लेंथ है, ये भी डायमेंशन लेस आया, ये भी डायमेंशन लेस आया। ट्रांसवर्स स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दोनों डायमेंशन लेस होते हैं, तो पॉइजन रेशो भी डायमेंशन लेस हो गई। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ द मटेरियल अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर, ये भी डायमेंशन लेस हो गई, क्योंकि हमने क्या करा है यहाँ पर डेंसिटी अपॉन में डेंसिटी ले लिया। तो ये तो तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए। तो कौन सा बचा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और उसने मोटा मोटा वहाँ लिख भी रखा है कि यही एक कांस्टेंट है, देख लो आप आराम से, टिक लगा दो इसके ऊपर, वक्त ज़ाया मत करो। खैर देखो यार, अब हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई कोई और कांस्टेंट दे देता जो हमारा डायमेंशन लेस होता तो हम फंस जाते, लेकिन इस केस के अंदर तो यही है। इज दैट क्लियर। तो हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर निकल कर आएगा, क्योंकि इसका डायमेंशन हमें पता है, हमें रट कर रखना है। अब हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट टू द पावर -1/2। वी नो दैट सी की वैल्यू होती है 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो हम इसे लिख सकते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2, है ना। इसे ऐसे लिख लो यार आप, इसकी पावर -1/2 ये किसके बराबर आएगी, सी के बराबर, और सी का डायमेंशन क्या होता है LT-1। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस से होना था। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विच वन हैज़ द डायमेंशन डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3। ये आप होमवर्क करिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, येट इट कैन बी लेंदी ऑल्सो, ये मैं नहीं करवाने वाला। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम एरर्स पर आ जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एरर्स हमारे का मतलब क्या होता है, एरर्स का मतलब होता है गलतियाँ। तो अगर हम गलतियों की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो हमसे कई सारे एरर्स पूछे जाते हैं। पहले तो मैं एरर की वैल्यू यहाँ पर लिख देता हूँ। एरर की वैल्यू होती है हमारे पास ट्रू वैल्यू माइनस द मेजर्ड वैल्यू, ये सिंपल बात है एरर की। ठीक है। अब इसके अंदर भी हमारे पास सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि हम ट्रू वैल्यू निकालें कैसे। तो आप कई सारी रीडिंग लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप पेंडुलम वाला क्वेश्चन करते हैं, तो पेंडुलम वाले क्वेश्चन के अंदर क्या हो जाता है, हम कई सारी रीडिंग करते हैं। रीडिंग जैसे भाई ये पेंडुलम है, ये ऐसे ऐसे जा रहा है ना। भगवान गिर गए थे इसलिए मैंने थोड़ा सा भगवान को हाथ लगा दिया। खैर क्या है, पेंडुलम ऐसे ऐसे जा रहा है, तो आप लोग टाइम पीरियड नोट डाउन करते हो ना। तो टाइम पीरियड नोट डाउन करते हो। अब मैडम क्या कहती है कि बेटा एक काम करो, सिर्फ एक रीडिंग से काम नहीं चलेगा, 5 रीडिंग मेरे पास लेकर आओ। तो आप 5 रीडिंग लेकर जाते हो, तो आप लिखते हो यहाँ पर 5 रीडिंग R1
R2, R3, R4, R5, है ना। ऐसी बहुत सारी रीडिंग्स हम लेते हैं। अगर मैं सब रीडिंगों को ऐड करूं और उसे नंबर ऑफ ट्रायल से डिवाइड कर दूं, नंबर ऑफ ट्रायल की भाई मैंने कितनी रीडिंग्स ली थी उनसे डिवाइड कर दूं। 5 रीडिंग लिया तो 5 से डिवाइड कर दूंगा, 10 रीडिंग लिया तो 10 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास ट्रू वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इसे आप एवरेज वैल्यू भी कहते हैं। इसे आप क्या कहते हैं? एवरेज वैल्यू भी आप इसे बोलते हैं, है ना। दूसरा बात आ जाती है हमारे पास एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर हमारे पास क्या होता है, जैसे मान लो पहले रीडिंग के साथ मैं एसोसिएटेड एरर निकाल रहा हूँ, उसे एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए आपको अपनी रिस्पेक्टिव रीडिंग लेनी है और उसमें से ट्रू वैल्यू को माइनस करते हुए जाना है। ठीक है, ये ट्रू वैल्यू है। ऐसी ही आपको जितनी भी रीडिंग्स आपने निकाल ली है सब में ऐसा ही आपको करना है। इज दैट क्लियर? अब ये आंसर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ये हो सकता है, ये चलता रहेगा जितनी रीडिंग्स आपने ली हैं। फिर इसके बाद आ जाता है आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर हमारे पास क्या होता है कि बेसिकली जो जो या आपने एब्सोल्यूट एरर निकाले हैं उन्हें आपको मॉडुलस में लिख लेना है। अगर कोई नेगेटिव भी हो तो उसे पॉजिटिव बनाकर लिख देना है। ठीक है, जितने भी हैं ये उन्हें पॉजिटिव बनाकर लिख दो, और जितने भी आपने ये एब्सोल्यूट एरर निकाले हैं उतने नंबर ऑफ एब्सोल्यूट एरर से डिवाइड कर दो। मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स ही रहेगा वो आपका। ठीक है, इज दैट क्लियर? क्योंकि जितनी रीडिंग है वो तो नंबर ऑफ ट्रायल्स के बराबर है। 5 रीडिंग है तो 5 ट्रायल हमने करे, तो आप उससे यहाँ पर डिवाइड कर देना। ये आपके पास आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मान लो आपको किसी एरर की रीडिंग लिखनी है, तो रीडिंग आप कैसे लिखेंगे? ट्रू वैल्यू प्लस माइनस जो आपने यहाँ मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये हमारे पास क्या आएगी? रीडिंग की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अगर आपको निकालना है फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर, तो जो मीन एब्सोल्यूट एरर आपने निकाला, मीन एब्सोल्यूट एरर, उसे आप ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दीजिएगा इनटू 100। ओ सॉरी, इनटू 100 मत करना क्योंकि आप तो फ्रैक्शनल एरर निकाल रहे हो। अगर परसेंटेज एरर निकालना है तो 100 कर देना। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए आप फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। दैट्स इट, दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं आपको इस आंसर को लगाना सिखा दूंगा कि भाई मान लो अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको इस क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है। कई सारा हमें हमें ये बिल्कुल नीट का क्वेश्चन है ना, रिसेंट का क्वेश्चन है। रिसेंट का क्या, भी यार 3-4 साल हो गए अब तो इसे, मगर ये आ सकता है। पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर उसने बोला परसेंटेज रिलेटिव एरर आपको निकालना है। परसेंटेज रिलेटिव एरर हम कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो आप जितनी भी रीडिंग है उससे ट्रू वैल्यू निकाल लीजिएगा। ट्रू वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, इन सबको ऐड करके 1.25, 1.24, 1.27, 1.21 एंड 1.28 डिवाइड बाय कितनी नंबर ऑफ रीडिंग है, 5 नंबर ऑफ रीडिंग है। तो यहाँ पर से हम अपना पर्टिकुलर आंसर निकाल सकते हैं। इन सबको ऐड करके डिवाइड करके मेरे पास आंसर 1.25 का निकल कर आएगा। स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या होता है कि हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना है हर एक रीडिंग के साथ जो एसोसिएट होगा। तो जैसे मैंने डेल्टा R1 निकाला तो 1.25 जो इसकी पहली रीडिंग मुझे दे रखी है उसमें से मैं ट्रू वैल्यू को माइनस कर दूंगा 1.25। सिमिलरली डेल्टा R2 मैं यहाँ निकालूंगा विच इज़ 1.25, नहीं नहीं 1.25 नहीं है उसका, तो 1.24 है, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू है 1.24 जैसा आप देख पा रहे हैं सेकेंड रीडिंग की। ठीक है, तो 1.24 माइनस 1.25। सिमिलरली आप डेल्टा R3 निकाल लीजिएगा, इसकी है 1.27 माइनस 1.25। डेल्टा R4 निकाल लीजिएगा, तो डेल्टा R4 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.21 माइनस 1.25। एंड देन आप डेल्टा R5 की वैल्यू निकाल लीजिएगा विच इज़ 1.28 माइनस 1.25। ये आपने एब्सोल्यूट एरर यहाँ पर निकाल ली है। तो काइंड ऑफ लाइक मैं थोड़ा सा इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख लेता हूँ ताकि आप क्रोनोलॉजी को समझ पाए। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया स्टेप नंबर 2 का। अब इसके बाद हमारे को क्या करना है, हमें जाना है स्टेप नंबर 3 पर। स्टेप नंबर 3 क्या है, आपको यहाँ पर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। वो आप कैसे निकालेंगे, जितनी भी रीडिंग्स है उन्हें पॉजिटिव ले लेंगे। अगर कोई रीडिंग नेगेटिव भी आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हैं कि भाई R4 नेगेटिव आएगा तो उसे आपको पॉजिटिव ले लेना है। तो R1, R2, R3,
R4 एंड देन R5, इन सबको लिया और इसे डिवाइड कर दिया हमने 5 से। तो सब रीडिंग्स को हमें यहाँ पर लिखना है और क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है। मैं आपको एक बार कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहीं पर कैलकुलेट कर देते हैं। तो ये मेरे पास आएगा 0 देन प्लस कितना था 1.24, 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.04, है ना। 4 हुआ और ये 3 हो जाएगा, प्लस 0.03। देखो कहीं भी मैंने नेगेटिव नहीं लिखा है, क्यों? नेगेटिव नहीं होना चाहिए, एरर है ना, गलतियाँ एक्यूमुलेट होती हैं। तो ये हमारे पास निकल कर कितना आ जाएगा, 0.02 सेकेंड का आंसर आ गया। अब इसके अंतर्गत हमारे को क्या करना है, उसने कहा कि भैया आपको तो परसेंटेज रिलेटिव एरर लिखना है। परसेंटेज रिलेटिव एरर मैं कैसे लिख सकता हूँ, जो मैंने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला मतलब 0.02, उसे मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, उसे मैं ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा, 1.25 इंटू क्या कर दूंगा 100। तो मेरे पास आंसर कितना निकल कर आ जाएगा, 1.6% का मेरे पास ओवरऑल आंसर देखने को मिलेगा। दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट सोल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। ध्यान रखिएगा, आपको क्या करना है, बस अपनी जो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है उसे ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर देना है, आपके पास अपना रिलेटिव परसेंटेज एरर निकल कर आ जाएगा। अगर रिलेटिव परसेंटेज एरर चाहते हो तो प्लीज़ 100 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर फ्रैक्शनल एरर चाहते हो तो 100 से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सॉरी फॉर दैट। ये एक और यूनिक टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास। कह रहा है एक एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारे पास 4 क्वांटिटीज़ है, हमें एरर एसोसिएटेड विद पी निकालना है। जब भी आपको कभी भी ऐसी क्वांटिटीज दे दी जाए, x इक्वल टू वाई की पावर a, z की पावर b अपॉन में गामा की पावर c। मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था तो मैंने ग्रीक लेटर छोड़ दिया यहाँ पर, है ना। x y z ध्यान में नहीं आ रहा था तो यही रख दिया। तो अब मुझे यहाँ एरर एसोसिएट निकालना है, फ्रैक्शनल एरर एसोसिएटेड विद x। तो आप इसे ऐसे लिखेंगे डेल्टा x अपॉन में x। अब याद रखिएगा y की पावर क्या है a, तो a को बाहर लिख दीजिएगा और फिर y को आपको लिख देना है क्या, डेल्टा y अपॉन में y। ऐसी z की पावर क्या है b, तो b को आप बाहर रख देना और फिर वापस z को लिख देना डेल्टा z अपॉन में z। गामा की वैल्यू क्या है c, गामा की पावर है c, तो आप c को बाहर रख देना और बाकी गामा को एज इट इज लिख देना डेल्टा गामा अपॉन में गामा, और सबके बीच में प्लस का साइन मार देना और इसके यहाँ पर इक्वल टू तो एज ही उतर जाएगा। क्लियर? तो ये हमारे पास इक्वेशन बनकर सामने आ जाएगी, डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स इज रिलेटेड एज फॉलो। अब अगर मान लो कोई एक इक्वेशन दे दी जाती है x इक्वल टू वाई की पावर a प्लस जेड की पावर c, तो आपको ऐसे लिख देना है। अगर यहाँ मान लो मैं माइनस भी रख देता हूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सेम ही आंसर आएगा, डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स इक्वल टू a डेल्टा वाई अपॉन में वाई प्लस सी डेल्टा जेड अपॉन में जेड। अब यहाँ माइनस करने की कोशिश मत करना है क्योंकि एरर हमेशा ऐड होते हैं, दीज आर एडिटिव क्वांटिटीज, ये सिर्फ ऐड हो सकती है। हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है वो क्या है, मैं अलग से ये ले लेता हूँ, कंसेप्ट तो आप लोग सीख ही चुके हैं। तो मैं लिखूंगा डेल्टा पी अपॉन में पी, ए की पावर 3 है तो डेल्टा ए अपॉन में ए, सिमिलरली बी की पावर 2 है तो डेल्टा बी अपॉन में बी, ठीक है। ऐसी डेल्टा सी अपॉन में सी, अब भले ही सी नीचे है उसकी पावर -1 है लेकिन हमें लिखना प्लस में ही है, तो ये ऐसे दिखेगा ना आपको, तो आपको लिखना प्लस में है, बस बात खत्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 3 डेल्टा ए अपॉन में ए। अब इसने तो हमें परसेंटेज में दे रखा है, देखो इस किस में पूछ रहा है, परसेंटेज में, तो हम यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। अब जो भी एरर हम यहाँ लिखेंगे, जैसे 3 डेल्टा ए अपॉन में ए इंटू 100, ये परसेंटेज एरर एसोसिएटेड होगा। 2 डेल्टा बी अपॉन में बी, ये 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो परसेंटेज एरर आएगा। डेल्टा सी अपॉन में सी इंटू 100, परसेंटेज एरर आएगा। डेल्टा डी अपॉन में डी इंटू 100, तो परसेंटेज एरर आएगा। जो भी परसेंटेज एरर हो मुझे वो चूज करना है। तो 3 डेल्टा ए अपॉन में ए, डेल्टा ए मतलब ए के साथ जो परसेंटेज एरर एसोसिएट हो रहा है वो 1% का है, तो 1% प्लस बी के साथ 2% का है, सी के साथ 3% का है, देखने पर पता चल रहा है। तो सी के साथ मतलब सी का तो 1 ही था ना, तो 1 कितने का है, ए बी सी 3% का, और डी के साथ 4% का, ठीक है सर। तो ये हमारे पास आंसर कितना बनकर आएगा सर, 3 + 4 + 3 + 4, है ना। 3 और 3 6 4 10 14,
14% का ओवरऑल आंसर मुझे देखने को मिलेगा सर। क्लियर? फाइंड द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द स्पेयर। तो हमारे को रेडियस ऑफ द स्पेयर दे रखी है, उसके साथ जो एरर एसोसिएट आ रहा है वो 2% का एरर आ रहा है और ये परसेंटेज एरर है। हमें वॉल्यूम के साथ जो एरर आ रहा है वो एरर को पता करना है। वॉल्यूम का मतलब कितना होता है? स्पेयर की 4/3 पाई आर क्यूब। तो या इसके साथ कांस्टेंट के साथ तो कोई एरर आता नहीं है, एरर क्वांटिटीज के साथ आता है। तो मैं डेल्टा वी अपॉन में वी को लिखूंगा 3 डेल्टा आर बाय आर। भाई आर की पावर क्या है यहाँ पर? 3 है, तो 3 डेल्टा आर बाय आर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डेल्टा वी बाई वी की हमारे पास वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अगर मैं दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो परसेंटेज एरर एसोसिएटेड विद द वॉल्यूम विल बी 3 मल्टीप्लाई बाय द 2% एरर एसोसिएटेड विद द रेडियस विच इज 6%। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 6% विल बी द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं बच्चों? होमवर्क कर सकते हैं। अब हम सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। मैंने यहाँ सारे रूल्स कोट डाउन कर दिए हैं, आप ये सारे के सारे रूल्स फॉलो अप कर सकते हैं। पहला रूल क्या है हमारे पास? मैंने ये बोल रखा है, शायद आपको दिख रहा होगा। मैं मगर यहाँ पर बताता जाऊँगा, आप चाहो तो लिखते जाना। पहला रूल हमारे पास है कि ऑल द नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ ले रखा है 12.628 का, तो यहाँ पर देखो एग्जांपल क्या दिया हुआ है मैंने, मैं वही लूँगा यहाँ पर 126.28। तो यह सारे के सारे नॉन जीरो जितने भी है सब सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1 2 3 4 5, तो पांचों के पांचों यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर है। फिर मैंने बोला रूल नंबर 2 क्या दे रखा है कि अगर कोई जीरो दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, जैसे ये जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है, तो ये भी सिग्निफिकेंट गिना जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। मैंने बोला जो ट्रेलिंग जीरो होगा आफ्टर द डेसिमल पॉइंट वो भी सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा। तो जैसे इस रीडिंग के अंदर 6.400, इसके अंदर ये जो दो ट्रेलिंग जीरो है ये भी सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। तो इसके तहत हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 1 2 3 4, चार सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। इज दैट क्लियर? डॉट के बाद यहाँ पर मैंने लिखा है ट्रेलिंग जीरो आफ्टर द डेसिमल आर सिग्निफिकेंट, ये हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। फिर मैंने ये बोला पावर ऑफ 10 हम सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं कंसिडर आउट करेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 1.4 10 की पावर -7, इसके अंदर हम इसे सिग्निफिकेंट नहीं मानते, सिर्फ इसे सिग्निफिकेंट मानेंगे। तो ये हमारे पास दो सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर देगा। हमने एक और चीज़ आपको बोली, अगर मान लो मैं कोई डिजिट ऐसा ले लेता हूँ, मैं इसे मिटा देता हूँ यहाँ पर से। हमारा रूल नंबर कौन सा है? पांचवा। रूल नंबर पांचवा ये बोलता है अगर मान लो आपने कोई ऐसा नंबर ले लिया तो इसके अंदर जो पहले आने वाले ये जीरो होंगे ये नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 42 इंटू 10 की पावर -4, और हमें पता है कि ये तो नॉन सिग्निफिकेंट ही रहता है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पर दो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। तो इस केस के अंदर ध्यान रखना आगे आने वाले जीरो जितने भी हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। तो रूल नंबर 5 हमारा ये चीज़ कहता है। रूल नंबर 6 क्या कहता है कि आप यूनिट्स कितने भी चेंज कर लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जितने सिग्निफिकेंट फिगर किसी भी एक पर्टिकुलर यूनिट में थे वो उतने ही रहने वाले हैं। जैसे मान लो यहाँ पर 7.2 सेंटीमीटर लिखा, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 7.2 10 की पावर -2 मीटर, है ना? किलोमीटर में भी मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ये तो जो ऑर्डर है ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता, ये सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ये कितने सिग्निफिकेंट है? दो सिग्निफिकेंट फिगर है। इसलिए चाहे मैं इसकी यूनिट कितनी भी चेंज करता रहूँ मुझे हमेशा दो सिग्निफिकेंट फिगर ही देखने को मिलेंगे। रूल नंबर 7 हमारे को कहता है कि जो टर्मिनल या फिर ट्रेलिंग जीरो होते हैं, अ नंबर विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट, उन्हें हम सिग्निफिकेंट करार नहीं करते। और समटाइम ये चीज़ जो होती है वो चेंज ऑफ यूनिट की वजह से भी होती है। एट्थ यूनिट कहता है कि किसी भी एट्थ रूल सॉरी किसी भी एग्जैक्ट नंबर के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखने को मिलते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो 1 2 7 3 7 6, इसके बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? तो 1 2 3 4 5, पांच सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें भी 1 2 3 4 5, पांच सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि ये जो जीरो होगा हम यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारे वाला जो ये जीरो होगा ये सिग्निफिकेंट होगा। अब ये दो जीरो हमारे नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, सिर्फ 71 रह जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा दो सिग्निफिकेंट फिगर। ये दो जीरो हमारे नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम अगर इसे लिखे 4100 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, तो इससे ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ दो हमारे पास बचेगा। तो दो सिग्निफिकेंट फिगर आंसर रह जाएगा।
यूनिट्स कोई भी हो, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होते। देन 2.40 के अंदर हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे, 1.60 के अंदर भी हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे। ऑर्डर को हम कंसिडर आउट नहीं करने वाले, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाता है, राउंडिंग ऑफ द डिजिट आ जाता है। ये एंड मतलब एक तरीके से आखिरी वो है, अरे वो क्या कहते हैं, टॉपिक है। वर्नियर कैलिपर वगैरह ये सब मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो एक्सपेरिमेंटेशन का हिस्सा है, यूनिट्स एंड डायमेंशन का नहीं है, वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। रूल नंबर 1 हमारे को क्या कह रहा है कि अगर कोई भी नंबर इट इज लाइंग टू द राइट ऑफ द कट ऑफ डिजिट विच इज लेस देन 5, जिस डिजिट को आप कट करना चाहते हैं, अगर कोई भी नंबर, मान लो मेरे पास जैसे नंबर है यहाँ पर, कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा, छोड़ो अभी मैं करवा देता हूँ। आप किसी डिजिट को कट करना चाहते हो, हटाना चाहते हो, राउंड ऑफ करना चाहते हो, उसके आगे वाला नंबर अगर हम कंसिडर आउट कर रहे हैं, द नंबर विच इज लाइंग टू द राइट ऑफ द कट ऑफ डिजिट इज लेस देन 5। मान लो मैं कहूँ 3.281, है ना। मैं इस डिजिट को कट ऑफ करना चाहता हूँ, मगर मैंने देखा कि यहाँ पर ये जो डिजिट है ये 5 से कम है, तो मैं ये बोल सकता हूँ जो कट ऑफ डिजिट है उसे मैं रिटेन रखूँगा। और अगर मान लो वो ग्रेटर देन 5 हो जाता है, ये जो नंबर है ये 5 से ग्रेटर देन हो जाता है, तो जो कट ऑफ डिजिट है मैं उसे 1 से क्या कर दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा। कहने का मतलब है 3.281 है, मान लो मैं इसे कट ऑफ करना चाहता हूँ, इसे हटाना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने देखा कि भाई यहाँ पर जो डिजिट है वो लेस देन 5 है, तो मेरा आंसर 3.28 ही रहेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन अगर मेरे को किसी ने आंसर दिया 3.287, मैं इसे कट ऑफ करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे पास जो नंबर है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है, वो सॉरी ग्रेटर देन 5 है, तो मैं इस वाले डिजिट में जिसे मैं कट ऑफ कर रहा हूँ उसमें 1 ऐड कर दूंगा, तो 3.29 मेरे पास आंसर निकल कर आएगा। तो ये रूल नंबर 1 हमारे को कहता है। दूसरा रूल कहता है कि अगर मान लो मेरे पास कोई डिजिट है जिसे मैं ड्रॉप करना चाहता हूँ, वो 5 है, खुद वो 5 है, और उसके बाद वाला जो डिजिट है वो एक नॉन ज़ीरो वैल्यू है, तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि भाई इस केस के अंदर जो पीछे वाला प्रिसीडिंग डिजिट होता है उसे मैं 1 से इंक्रीज कर दूंगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक नंबर लिया 14.252, मैं यहाँ पर इसे राउंड ऑफ करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ये 5 एग्जिस्ट ना करे, मैं इसे हटाना चाहता हूँ, तो मैं आगे देखूंगा कि भाई यहाँ पर सबसे पहली बात है, ये स्पेशल केस है 5 का, आगे वाला नंबर जो है हमारा वो नॉन ज़ीरो वैल्यू का है, तो जो प्रिसीडिंग डिजिट होगा 5 से, जो पहले वाला डिजिट होगा उसके अंदर मैं +1 ऐड कर दूंगा, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 14.3 का। इज दैट क्लियर? ये मेरा आंसर आ गया। मैं चाहता हूँ कि 5 ड्रॉप हो जाए, मतलब ये वाला नंबर ड्रॉप हो जाए और ये 5 निकला, तो अगर ये भी कोई भी केस बन रहा है कि भाई आगे आने वाला एक नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो मैं क्या करूँगा, पीछे वाले में +1 ऐड कर दूंगा। ये वाला रूल क्लियर है? रूल नंबर 3 कहता है कि अगर मैं कोई डिजिट ड्रॉप करना चाह रहा हूँ, वो 5 है और उसके आगे एक ज़ीरो आ जाए, जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ ले लेते हैं, मान लो 6.250 मैंने लिया, मैं चाहता हूँ 5 को मैं ड्रॉप करना, लेकिन उससे आगे एक ज़ीरो डिजिट आ जाता है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि जो मेरे पास प्रिसीडिंग डिजिट होता है उसे अनचेंज रहने देता हूँ, अगर वो इवन है। अगर वो इवन है तो अनचेंज रहेगा, लेकिन अगर मान लो यही केस मैं ऑड नंबर के साथ करूँ, मतलब पीछे वाला जो डिजिट है वो मेरे पास क्या है, एक ऑड नंबर है, तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा उसमें +1 ऐड कर दूंगा, ऐसा रूल नंबर 4 कहता है। तो रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 हमारे हो गए कंप्लीट। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग ये सब कुछ प्लीज़ प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट PYQs दे दिए हैं यहाँ पर। ये लेक्चर सीरीज आगे चलती रहेगी, इसके बाद काइनेमेटिक्स इन 1D 2D जैसे यूजुअल हमारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चैप्टर्स होते हैं वैसे ही चलते रहेंगे। आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।